औरंगाबाद के जितने भी डॉक्टर्स सरकारी अस्पतालों के अंदर काम कर रहे हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे सिचुएशन के अंदर भी वो लोग काम कर रहे हैं। तो औरंगाबाद की पूरी जनता इन लोगों को सलाम करती है, उनको सैल्यूट करती है कि इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर भी ये लोग काम कर रहे हैं। ये सही बात है कि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है और कब जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 1 साल पहले से ये मामला चले आ रहा है और 1 साल के अंदर क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप अच्छी तरह से जानते हैं। औरंगाबाद ही नहीं, देश भर की जनता ने जैसा लोगों से कहा उसका पालन किया गया और उसी का नतीजा है कि आज बहुत हद तक इसके अंदर कंट्रोल होने में कामयाबी मिली है। अब औरंगाबाद के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, ये भी सही बात है। मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा सबसे पहले कि सारी दुनिया के अंदर इसका इलाज जो बता रहे हैं वो मास्क पहनना है। अगर औरंगाबाद की जनता, औरंगाबाद के कोई लोग अगर मास्क नहीं पहन रहे हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन हर एक के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आप सारी दुनिया के अंदर देख लीजिएगा कि लोग हैं तो अपने मास्क का ये कर रहे हैं। तो मैं आज भी चाहूँगा कि मास्क के ताल्लुक से प्रशासन जो भी कार्रवाई कर रहे हैं हम उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि अगर कोई आदमी अपनी गलती की वजह से दूसरों को जोखिम में डाल रहा है तो हम कतई इस बात का ये नहीं कर सकते हैं। तो प्रशासन अगर कोई कार्रवाई कर रहा है किसी के ऊपर, चाहे वो महानगर पालिका हो, पुलिस हो, हम बिल्कुल चाहेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जो मास्क नहीं पहन रहे हैं। और मास्क का मतलब ये है कि अगर हम अपनी दस्ती से अपना मुंह नहीं ढाक रहे हैं, अपने किसी दुपट्टे से हम अपना मुंह नहीं ढाक रहे हैं, मास्क से अपना मुंह नहीं ढाक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप दूसरों को खतरे में डाल रहे हैं। अब पिछले दिनों से जो औरंगाबाद के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, मैं तो प्रशासन से ये अपील करना चाहूँगा कि अब बहुत हो चुका है कि आप ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं कि इतने हो गए हैं, इतने मर गए हैं, इतने पॉजिटिव हो गए हैं, मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब आप कोरोना के डर से लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं 1 साल के बाद एक पॉजिटिविटी लेके आइए, लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर आप ये बताइएगा कि ठीक है कोरोना है, हम बच सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ आंकड़े जारी करेंगे और मीडिया भी उसे कि आज 8 मर गए, आज 15 मर गए, आज 20 मर गए, मरने वाले लोग जो है उनका अगर आप हिस्ट्री अगर निकालेंगे तो कहीं ऐसे है कि सिर्फ कोरोना की वजह से मरे हैं ऐसा नहीं है, दूसरी बीमारियों की वजह से भी उनको जो दूसरे एलिमेंट्स थे, कोमॉर्बिड जैसे कहते हैं, उसकी वजह से भी मौत हुई है। लेकिन ये दावा करना कि जो मर रहा है वो कोरोना से मर रहा है, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। तो प्रशासन ने अब ये मरने के आंकड़े हैं तो बंद करने चाहिए। इसमें आप लोगों के अंदर है तो एक पॉजिटिविटी लेके आइएगा। आप डरा डरा के आप है तो ये एक धंधा चला रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जब आप औरंगाबाद शहर के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है किसी भी सरकार और किसी भी प्रशासन के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि तुम भी घर में बैठ जाओ, हम भी घर में बैठ जाते हैं करके। तो ये लॉकडाउन जो है ये किसी भी प्रशासन और किसी भी सरकार के लिए बहुत आसान बात है। आज हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखने वाले हैं जिसके लिए मैं चाहूँगा कि औरंगाबाद की पूरी जनता ने हमें इस मुद्दे के ऊपर साथ देना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी के बाप की डेथ हुई, किसी ना किसी की माँ इस दुनिया में नहीं रही है, किसी के बच्चों का इंतकाल हुआ है। आज अगर ये मौतें हुई है तो सिर्फ कोरोना की वजह से हुई है, ये हम कतई नहीं कह सकते हैं। सरकार और प्रशासन की हलगर्जीपना कहिएगा, नेग्लिजेंस कहिएगा, या आपके हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जितना आपका ध्यान देना चाहिए था, हम पूरे आंकड़े के साथ आज के दिन आए हैं और पूरे आंकड़े आपको बताएंगे कि हमको आज कैसा मरने के लिए छोड़ा गया है। लॉकडाउन करके अगर ये समझ रहे हैं कि 8 दिन 6 दिन का हम लॉकडाउन करेंगे, 10 दिन का लॉकडाउन करेंगे और कोरोना खत्म हो जाएगा, तो नहीं, ये अपने पापों की सजा जनता के ऊपर थोप रहे हैं। इनका पाप है ये, इनकी जो गलतियां हैं वो गलतियों का ठिकरा है तो आम जनता के ऊपर फोड़ा जा रहा है। और क्या गलतियां हैं उनकी मैं आपको बताऊंगा उसमें। लेकिन अब कल ये फैसला लिया गया है कि हम लॉकडाउन करेंगे औरंगाबाद में, और ये लॉकडाउन रहेगा 8 तारीख तक। तो ये लॉकडाउन के अंदर क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा करके मैं पहले थोड़ा सा उनका जो नोटिफिकेशन आया है
उसमें कुछ जो मुझे ऐसा लगा कि जिसके ऊपर किसी न किसी को तो सवाल उठाना चाहिए करके। दिक्कत ये है कि आज औरंगाबाद का कोई भी लोक प्रतिनिधि इसलिए बोलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आज चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, सत्ता की लालच के अंदर कि हमारी कुर्सी ना छूट जाए, तो ये जनता के हितों के बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। प्रशासन कह रहा है आपल्याला हे करायचे आहे, हो साहेब करायचे आहे, आपल्याला हे नहीं करायचे, हो साहेब नहीं करायचे आहे। ये अगर इस तरह का ये है तो कल आपको भी जनता के सामने जाकर खड़े रहना पड़ेगा। क्यों ये आवाज इसके ऊपर उठाई नहीं जा रही है? भाई आप ये समझ लीजिएगा, क्योंकि कोई भी लोक प्रतिनिधि 8-10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, कोई भी खासदार 10-20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। कोई अगर नहीं बोल रहा है तो प्रशासन को ऐसा लग रहा है कि सगळे लोक प्रतिनिधी आमच्या बाजूने बोलत आहे, फक्त इम्तियाज जलील कशाला बोलत आहे। मैं बोलूंगा और आगे भी बोलता रहूंगा, आपको पसंद आए या ना आए। अब ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें मैंने कुछ बात बताया है कि मॉर्निंग वॉक, इव्हनिंग वॉक इत्यादि प्रतिबंधित राहील, तसे सार्वजनिक ठिकाणी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। अब आदमी है तो अगर 24 घंटे अगर अपने घर के अंदर रहेगा, बैठे रहेगा, अपने हेल्थ के लिए अगर वो है तो अपनी बीवी के साथ मास्क लगाकर अपने गली के अंदर, अपने कहीं रोड के ऊपर टहल रहा है, वॉक करने के लिए जा रहा है, तो इसके अंदर क्या दिक्कत हो रही है प्रशासन को? इसका प्रशासन ने हमको बताना चाहिए करके। कोई भी वॉक करने के लिए जाता है तो पूरा मोहल्ले को साथ में लेकर नहीं जाता है कि 200 लोग हम वॉक करने के लिए निकले हैं करके। कोई पति पत्नी, कोई भाई बहन, कोई बाप बेटा अगर वॉक करने के लिए जा रहे हैं तो इसके ऊपर प्रतिबंध किस हिसाब से लगाया गया है, आप हमको एक्सप्लेन करिएगा। दूसरा ये है कि मंगल कार्यालय, हॉल, लग्न समारंभ, वाढदिवस, ये कार्यक्रम ये सब बंद रहेंगे। या आदेशानुसार लागू करण्यात येत असलेल्या संचारबंदीच्या कालावधीत केवळ नोंदणीकृत विवाह, रजिस्टर्ड मैरिज अनुयोग्य असेल। मतलब सिर्फ रजिस्टर्ड मैरिज होंगी ये लॉकडाउन के पीरियड में। अब जिसने है तो 2 दिन पहले की, 2 दिन बाद की शादी रखा है, 4 दिन बाद की शादी रखा है, हम चाहेंगे कि प्रशासन ने फौरन आज का आज नोटिफिकेशन निकालना चाहिए कि जिसको भी शादी करना है 24 घंटे के अंदर प्रशासन शादी करके दे डालेगा आपको। अगर प्रशासन को ये नहीं मालूम है कि 1 महीने का समय लगता है नोटिफिकेशन देने के बाद शादी करने के लिए, तो आज आप निकाल दीजिएगा, हम भी इसका समर्थन करेंगे कि सब रजिस्टर्ड मैरिज 24 घंटे के अंदर हो जाएगी। आप ये जो बता रहे हैं कि अब ये इतने लॉकडाउन के पीरियड के अंदर सब रजिस्टर्ड है, आज अगर मैं रजिस्ट्री करा है तो 1 महीने के बाद का मुझे टाइम मिलेगा उसमें। ये रूल है। अगर वो रूल अगर बंद कर रहे हैं तो हम भी बोलेंगे ठीक है साहब, जाके रजिस्टर्ड मैरिज करवाइए। एक मैटर जो है, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक प्रार्थना स्थल संपूर्ण बंद रहते हैं। इसके मामले के अंदर जितने भी धर्मों के धर्मगुरु है इसके ऊपर ज़्यादा फैसला कर सकते हैं और उनका जो भी फैसला रहेगा वो सभी लोग इसको मानेंगे। ऑटोमध्ये फक्त 2 प्रवाशांना मास्कसह प्रवास अनुयोग्य राहील। दो ही पैसेंजर्स रहेंगे। बसेस चालू रहने वाले हैं। अगर बसेस में अगर माँ बाप बेटा बेटी अगर बस से उतर रहे हैं तो उनको 2 ऑटो लेना पड़ेगा। 4 जने बैठ नहीं सकेंगे, सिर्फ 2 ही लोग बैठ के उसके अंदर जा सकते हैं उसमें। और इसका एक आगे एक भी कनेक्शन है तो वो भी हम दिखाते हैं। एक अहम बात ये है कि ये उद्योग पूरा शुरू रहने वाला है। औरंगाबाद के अंदर अगर आप एक अंदाजा अनुमान अगर लगाएं तो कम से कम, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता है, लेकिन 2 लाख के करीब लोग सिर्फ बालूच जाते हैं करके मुझे ऐसा बताया गया है। इसके अंदर ये आंकड़े के अंदर 2 के 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 लाख से किसी तरह के कम नहीं हो सकते हैं। इन्होंने ये कहा है अपने इसमें कि जो अबाधित आवश्यक औद्योगिक व इतर वस्तूची पुरवठा साखळी अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक अशी स्थानिक अंतर जिला, ये इन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री चालू रहेगी सारे प्रिकॉशंस लेकर। क्यों रहेगी? औरंगाबाद की इंडस्ट्रियल लॉबी बहुत स्ट्रांग है, तो आप उनके झुकाव के अंदर आ जाएंगे। ये 2 लाख 4 लाख जो मजदूर है, जो काम करने वाले हैं, एम्प्लॉइज है, कितने सारे लोग आपके अपने गलियों में बस्तियों के अंदर रहते हैं। मैं खुद देखता हूँ कितने कंपनी की बसेस मेरे घर के सामने से रोज जाती है। टीवी सेंटर के ऊपर, हड़कों साइड के अंदर रहने वाले बसेस भर भर के जाते हैं। ये लोग वहां पर जाएंगे। और इसका भी एक आपको आगे मैं बताऊंगा, मुझसे ये होने के बाद आप पूछिएगा कि मैंने पिछले जो लॉकडाउन का पीरियड हुआ था उसके अंदर उद्योग का रोल कैसा था, कोरोना बढ़ाने के अंदर मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा।
कोरोना को बढ़ाने के लिए यहाँ की एक बड़ी इंडस्ट्री ने कैसा अपना रोल अदा किया था, मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आपको बताऊंगा उसमें। ई कॉमर्स सेवा उदाहरण अमेझॉन, फ्लिपकार्ट व तत्सम सेवा अत्यावश्यक व इतर घरपोच सुरू राहतील। क्यों? सिर्फ अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने आपको क्या बोला है? बाकी मेरे मोहल्ले का जो दुकानदार है, अगर वो कोई सामान देना चाहा, आपने ये स्पेशल प्रिविलेज फ्लिपकार्ट और अमेज़न को क्यों दे रखा है? इनका इंटरेस्ट क्या है कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न ने ही बाकी का ये देना चाहिए। अगर कोई फ्रूट वाला, कोई सब्जी वाला, कोई दुकान वाला अगर है तो आपके लॉकडाउन के जो टाइमिंग के बाद अगर देना चाह रहा है तो वो आप उसको अलाउ नहीं करेंगे। और सिर्फ यही 2 कंपनीज को क्यों अलाउ किया जा रहा है? महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ खासगी बस सेवेमार्फत नियमित व रात्रीच्या प्रवासी वाहतुकीस परवानगी राहील, यानी कि दिन और रात रहेगा उसमें। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ऑटो जो है वो सार्वजनिक तौर के ऊपर 3 व्हीलर्स बंद कर दिए गए हैं। स्थानिक सार्वजनिक व खासगी बस सेवा, ट्रक, टेम्पो, ट्रेलर स्थानिक सार्वजनिक व खासगी प्रवासी वाहने 2 चाकी, 3 चाकी व 4 चाकी परिशिष्ट बी मध्ये नमूद केलेल्या असून व्यतिरिक्त संपूर्णतः बंद राहतील। अब अगर बस में से कोई आदमी उतर रहा है सेंट्रल बस स्टैंड के ऊपर और उसको सिडको जाने का है और आप कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से 3 व्हीलर्स बंद रहेंगे, तो इसके अंदर भी थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आप लेकर आ गए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पेट्रोल पंप के अंदर आज भी आपने हालत देखे है कैसी है करके। महाराष्ट्र के अंदर हर जगह बंद है ऐसा नहीं है। आज अगर मेरे किसी परिवार के अंदर कोई इमरजेंसी आ जाती है, मुझे पूना जाना है, मेरे गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है या मुझे औरंगाबाद छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने का है, तो आज ये पेट्रोल पंप की जो हालत करके रखे हुए हैं, इसकी वजह क्या है? पेट्रोल डीजल कम्स अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। मतलब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर आते हैं ये। इसके अंदर आप अपनी मर्जी के हिसाब से कायदे कानून बना नहीं सकते हैं, गवर्नमेंट का एक्ट है। उस एक्ट के हिसाब से आज आप एक पेट्रोल पंप, अभी दिल्ली गेट के सामने आप लोग जाते जाते, आपसे विनती करूंगा कि आप जाते जाते एक फोटो लेके जाइए, वहां से समूह से लोग खड़े हुए हैं गाड़ियां लेके अपने, उसको स्ट्रीमलाइन करिए पेट्रोल डीजल को। आप वैसे भी लोगों को ये, अगर मुझे पेट्रोल भरा के मेरी 2 व्हीलर के अंदर मुझे जाना है कि जाना है, जालना के अंदर तो खुला है ना, आप पेट्रोल के ऊपर ही ऐसी बंधन लेके आ गए हैं, तो ये इसके ऊपर भी बंधन हटना चाहिए मेरे हिसाब से। ये कुछ मुद्दे हैं। इन्होंने कहा है कि मनरेगा के रोहियों के काम जो है वो शिष्टाचार पाळून कामाच्या ठिकाणी शारीरिक अंतर ठेवावे। अब ये शारीरिक अंतर ठेवावे दूसरी जगह के ऊपर भी लागू हो सकता है। मनरेगा के अंदर शारीरिक क्या होता है पता नहीं है, कितना चिपक के काम करते हैं। एक लास्ट पॉइंट जो है वो बहुत अच्छा है। सेवाभावी संस्था किंवा NGO ही जे गरजू नागरिकांना जेवण इत्यादी मदत देऊ इच्छितात ते पूर्व परवानगीने विहित ठिकाणी व वेळेत हे कार्य करू शकतात। तुम्हारा काम क्या है? हम लॉकडाउन कर देंगे, NGO तुम खाना बना के खिला देना इन लोगों को। सेवाभावी संस्था तुम्हारा काम है खाना खिला देना उनको, हमने तो बंद कर दिए हैं और खिलाना भी है तो हमारे से आके परमिशन लेना। मैं तमाम NGO से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको जितना करना था हमने करे हैं, लेकिन अब इनकी ये आदत हो गई है कि हम लॉकडाउन करेंगे, खिलाने के लिए तो ये है ना उसमें, ये खिलाएंगे नहीं। आप फैसला ले रहे हैं, खिलाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, प्रशासन की। हम आपसे ये मांग करते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, म्युनिसिपल कमिश्नर हो या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, 150 सेंटर्स औरंगाबाद के अंदर खाने के खोले जाए, खाना तैयार करें, एक वार्ड के अंदर, एक मोहल्ले के अंदर एक खोले, 50-50 की जिम्मेदारी ले ले। मनपा आयुक्त ने बोलना कि साहब मैंने मास्क के ऊपर है तो करोड़ों रुपये कमा लिया है, प्लास्टिक के ऊपर करोड़ों रुपये कमा लिया है मेरे महानगर पालिका को, अब ये जनता के ऊपर खर्च करिए। 50 खाने के स्टॉल्स बांट लीजिएगा कि साहब ये एरिया के अंदर है तो मैं बनाऊंगा महानगर पालिका की तरफ से। पुलिस डिपार्टमेंट बहुत पैसा इकट्ठा कर रही है लोगों से, गाड़ी पे क्यों निकले 2000 की फाइन, 3000 की फाइन, मास्क क्यों नहीं लगाए हुए हैं, चलिए फाइन। तो ये पैसा कोरोना के नाम के ऊपर आप जमा कर रहे हैं, अब कोरोना के ऊपर आप खर्च करिएगा उसमें। जिलाधिकारी के पास है तो बहुत सारा पैसा है कोविड का रखा हुआ है, उसके अंदर 50 सिर्फ 50, बहुत ज्यादा नहीं है,
औरंगाबाद शहर के अगर महानगर पालिका के एतबार से भी अगर देखें तो 118 वार्ड है, 115 वार्ड है, 120 पकड़ लीजिएगा, 130 पकड़ लीजिएगा, उसमें 50-50-50 तीनों बांट के ले ले तो खाने का इंतजाम भी हो जाएगा ना। हमारे को आपके पास आके कि साहब हमको खाना खिलाना है, हमको परवानगी दो करके। मतलब इतनी जुर्रत देखिएगा की तुम्हाला जेवण ते लोकांना द्यायचे आहे, आमची परवानगी घ्या। मग बंद करताना आमची परवानगी घेतली होती? बंद आम्ही करणार आहे, त्यांच्या जेवणाच्या बाबतीत आम्ही विचारणार होतो काय व्यवस्था त्यांच्यासाठी केलेली आहे करके, तर काही उत्तर ज्यांच्याकडे नसलं असतं। अब ये जो है ये हमने इनका सिर्फ अभी जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था वो नोटिफिकेशन मैं ये मांग कर रहा हूँ कि अगर बंद करना है तो पूरी इंडस्ट्री बंद होनी चाहिए। सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के फायदे के लिए अगर मजदूरों की जान के साथ अगर आप खेलेंगे तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि नहीं साहब इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इंडस्ट्री की लॉबी मुझे मालूम है, मुझे भी मालूम है कि इंडस्ट्री औरंगाबाद के अंदर आना चाहिए, इंडस्ट्री टिकना चाहिए। इंडस्ट्री अगर बंद होती है तो नुकसान होता है, लेकिन कोई भी उद्योगपति नहीं मरने वाला है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं मरने वाला है। और इसकी जिंदा मिसाल मैं आपको देता हूँ कि पिछले साल जब कोरोना यही जनवरी फरवरी मार्च मई में जब कोरोना बहुत पीक के ऊपर था, तब है तो इन्होंने पहले तो इंडस्ट्री बंद किए, फिर उसके बाद इंडस्ट्री को खोलने की इजाजत दिए। चिकन खाने के अंदर लुपिन नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसका रोल आपको मैं बताता हूँ। लिखित के अंदर मेरे पास इसका ये है कि कोरोना के पीरियड के अंदर लुपिन कंपनी चालू थी, उनको परमिशन दी गई थी क्योंकि साहब हम ड्रग्स मैन्युफैक्चर करते हैं, हम टीबी की दवाइयां बनाते हैं, हमारे को इजाजत दी जाए। बिल्कुल देना चाहिए था और वो दिया गया था। वहां पर एक महिला थी ललिता भगवान साळवे, ये डेली वेज के ऊपर वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आते हैं लोग, तो वो महिला वहां पर आई, वो पॉजिटिव हुई तो उसको उन्होंने क्या किए कि बोले तुम घर चले जाओ और कल से आना नहीं। ये लुपिन फैक्ट्री का ये रिटर्न के अंदर है मेरे पास, उनका क्वेश्चन भी है, उनके रिप्लाई भी है कि कल से आना नहीं करके। वही पीरियड के अंदर आपको याद होगा कि आरिफ कॉलोनी के अंदर सबसे पहला केस निकला था, जो लड़का पूना से आया था। उसका वीडियो आज भी आप YouTube के ऊपर अगर देखेंगे तो 15 गाड़ियां थी। सबसे पहले डिविजनल कमिश्नर केंद्रीकर साहब की गाड़ी थी, फिर पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर, पूरे अधिकारी YouTube के ऊपर है। 15 गाड़ियां थे, गिन के ले लेना आपने, 15 4 व्हीलर्स गाड़ियां थे, जुई लाइट लगा के है तो आरिफ कॉलोनी के ऊपर पहुंचे थे, जैसा मानो है तो एक आतंकी पकड़ा गया है बहुत बड़ा करके। वो विजुअल्स आज भी है। ये महिला को बोला गया कि आप घर के ऊपर छोड़ दिया जाए। आपको याद होगा उसी पीरियड के अंदर सहारा हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट हुआ, उसको कोरोना नहीं था, वो घर चले गया, डिस्चार्ज होके घर चले गया। घर जाने के बाद वो पॉजिटिव पाया गया, तो प्रशासन को पता चला कि अरे ये वहां पे उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था। तो इन्होंने सहारा हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल जहां पर लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा था, वो सहारा हॉस्पिटल 15 दिन के लिए सील कर दिया गया था। 15 दिन के लिए, ये उसी पीरियड के अंदर जहां पर है तो लुपिन का ये पेशेंट पकड़ी गई थी। अब लुपिन ने तो अपना ये दिए कि नहीं साहब, हमने ये जो महिला के कांटेक्ट में 58 लोग आए थे, हमने उनको भी बोले थे कि थोड़ा सा सावधान रहना है करके। उस वक्त का गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था कि फौरन है तो एरिया सील हो जाना। उसके बाद है तो गवर्नमेंट ने डाला कि आपने उसको सैनिटाइज करना, इतने दिन बंद करना, पूरे एरिया को सैनिटाइज करके ये करना। जिस वक्त ये महिला पॉजिटिव पाई गई थी तो उस वक्त कोई सरकार की तरफ से ये नहीं था कि इंडस्ट्री में अगर कोई केस पॉजिटिव आता है तो क्या करना चाहिए, ये बाद में नोटिफिकेशन निकला था। इन्होंने क्या किए कि फ्राइडे के दिन या सैटरडे के दिन था, उनकी कंपनी को वैसे भी छुट्टी थी, इन्होंने 2 दिन है तो कंपनी बंद करे और तीसरे दिन से सबको बुला लिए। और बुलाने के बाद ये हुआ कि बोले हमने सैनिटाइज कर दिया। उसी वक्त मुझे ये मामला, पिछले साल ये मामला मेरे सामने आया, तो मेरे को ये सवाल पैदा हुआ कि मैं बोला इतनी बड़ी फैक्ट्री जिसके अंदर सौों से लोग काम कर रहे हैं, वहां पे केस पॉजिटिव आता है और महज है तो वो कहते हैं कि हमने सैनिटाइज कर दिया है और कंपनी चालू कर दिया है करके। फिर सहारा को 15 दिन लॉकडाउन क्यों किया गया था? फिर जब एक केस निकला था तो 15 गाड़ियां अधिकारियों की वहां पर क्यों गई थी? ये एक सवाल पैदा होता है।
तो इन्होंने बताया कि नहीं सर हमने पूरे प्रिकॉशंस लिए हैं करके। अब एक सवाल ये था कि मैंने क्या करना, उस वक्त मुझे पता था ये जो महिला रहती थी ये मुकुंदवाड़ी संजय नगर, और आप लोगों को मालूम होगा कि उस पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट अगर कोई था तो संजय नगर था, सबसे ज्यादा लोग प्रभावित थे तो वो संजय नगर का एरिया था। अब मेरे सामने ये एक प्रश्न था कि मैं या तो मुद्दा उठा के ये लूपिंग वालों को तो पकड़ूं इनका कि तुमने है तो ये ऐसा कैसा किए है। मैंने फौरन उस वक्त के जिलाधिकारी को पूरा बताया, मैंने पुलिस कमिश्नर को पूरा बताया कि सर ये ऐसा ऐसा हुआ है करके। आपको मालूम है इतना सब बताने के बावजूद भी एक भी वरिष्ठ अधिकारी लुपिन के अंदर कदम नहीं रखा, न जाके इंस्पेक्शन किया। कौन गया वहां पे? तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से वहां पे मेरे ख्याल इंस्पेक्टर कोटे बोल के थे, वो गए, और एक शॉप इंस्पेक्टर नहीं फैक्ट्री इंस्पेक्टर गया वहां पे चेक करने के लिए। बस 2 लोग गए। तो मैंने वो फैक्ट्री इंस्पेक्टर से पूछा ना, बोले ये जो कंपनी है रूल्स के हिसाब से, मैंने बोला साहब उन्होंने सब साफ सफाई करके शुरू कर डाले बोले काम। तो आप सोचिएगा कि मतलब इंडस्ट्री अपने तौर के ऊपर कोई कर्मचारी होता है तो तुम जाओ घर पे जाओ, तुम जियो मरो, क्या करना है तुम्हारा ये करो करके। ये लुपिन जैसी एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसके ऊपर मैं ये बता रहा हूं तो सिर्फ ऐसी मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूं, मेरे पास रिटर्न के अंदर उनके जो जवाब है उनके जवाब के साथ मैं ये सब है तो यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अगर बंद करना है तो पूरी इंडस्ट्री बंद करिए, क्योंकि हमारे मजदूरों की जान की भी कुछ कीमत होती है। आप सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट की अगर जान की फिक्र कर रहे हैं तो वो मजदूरों को भी हम सड़कों के ऊपर लेकर आएंगे। अब जो मुद्दे के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा ये प्रशासन और ये सरकार जो है वो आपकी जान बचाने के लिए ये सब काम कर रही है कि लॉकडाउन नहीं साहब, आपकी जान बहुत कीमती है, हमारे को आपकी जान बचाना है, कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमको वैसे भी मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हॉस्पिटल्स के हालात क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। किसी के रिश्तेदार होंगे, किसी ना किसी का घर वाला, किसी ना किसी का पड़ोसी, आपको भी एज ए पत्रकार लोग फोन करते होंगे कि साहब मुझे बेड दिलवा दीजिएगा, साहब यहाँ पर इलाज नहीं हो रहा। किसी ना किसी को तो हर रोज फोन आते होंगे, हमको तो 50 आते हैं इसमें। लेकिन सरकार का रवैया हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कैसा है ये मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं, और जिसके ऊपर अब हम एक आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय औरंगाबाद, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज कितनी है आपको पता है? कर्मचारियों की, डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की, ये तमाम पत्रकारों ने ये आंकड़े लिखे, मैं पूरे हॉस्पिटल्स का आपको बता रहा हूं जो सरकारी है। 868 वैकेंसीज है, जिसके अंदर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 पूरे मिला के 868 वैकेंसीज कई सालों से रखी हुई है। महानगर पालिका आरोग्य विभाग औरंगाबाद, इसके अंदर कितनी वैकेंसीज है? 83। इसमें कौन है? वैद्य अधिकारी है, आरोग्य वैद्य अधिकारी है, आरोग्य निरीक्षक है, टेक्नीशियंस है, ये जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ऐसे 83 महानगर पालिका के जो हॉस्पिटल्स है, जिसकी इमारत है लेकिन वहां पर काम करने वाले कर्मचारी और डॉक्टर्स नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो है जिला परिषद आरोग्य विभाग, शहर की अगर ये हालत है तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों के अंदर कैसी हालत है करके। आरोग्य विभाग के अंदर कितने वैकेंसीज है? तो 332 वैकेंसीज है। यानी कि आरोग्य वहां पे हॉस्पिटल है, वहां पर लेकिन डॉक्टर्स नहीं, वहां पर नर्सिंग स्टाफ नहीं, वहां पर टेक्नीशियंस नहीं। 332 एक जिले के अंदर वैकेंसीज रहना, और ये मेरे पास मेरी मनगढ़ंत नहीं है, सबके पास से रिटर्न के अंदर मंगाया हूं। जो भी लेना चाहेगा पूरे चार्ट के साथ है कि किस किस की कैसी कैसी पोस्टिंग है करके। कैंसर हॉस्पिटल औरंगाबाद, पूरे मराठवाड़ा के साथ साथ पास पड़ोस के भी जिले के पेशेंट्स कैंसर हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। कितने वैकेंसीज है वहां पर? 122 लोगों की वैकेंसीज है गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद एक एक्सटेंशन बिल्डिंग है कैंसर हॉस्पिटल की, कैंसर हॉस्पिटल औरंगाबाद, जिसके अंदर 165 बेड्स और बढ़ाए गए हैं, या 165 बेड्स और बढ़ रहे हैं कैंसर हॉस्पिटल के लिए। तो उसके वैकेंसीज कितने हैं? तो 364 वैकेंसीज है, और इसके ऊपर कोई हलचल नहीं है।
कि अभी इसका कम से कम निकल गया है, नोटिफिकेशन निकल गया है, जीआर निकल गया है, इसका है तो पेपर में ऐड निकल गया है और इसकी पोस्टिंग स्टार्ट हो गई है। सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय औरंगाबाद। मेरे हिसाब से औरंगाबाद का शायद ही कोई ऐसा पत्रकार होगा जिसने है तो इस सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के बारे में नहीं लिखा होगा। ये कब काम शुरू हुआ था, कब काम खत्म हुआ? 2017 के अंदर 150 करोड़ रुपए 150 करोड़ रुपए की ये बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसमें केंद्र सरकार का 120 करोड़ रुपए था, राज्य सरकार के 30 करोड़ रुपए थे। 150 करोड़ रुपए की ये बिल्डिंग बन के पूरी तरह से तैयार थी 2017 के अंदर। आज क्या है 2021, एक भी कर्मचारी वहां पर अपॉइंट नहीं किया है। कितने पोस्ट है वहां पर? 219 पोस्ट वेकेंट है सुपर स्पेशलिटी की बिल्डिंग के अंदर। 219 यानी कि आपने 150 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। उसके बाद मुझे एक मीटिंग के अंदर केंद्रेकर साहब ने बताया कि कोई सेक्रेटरी ने जवाब दिया है कि याचे पगार कौन देना? तू देणार, तुझा डिपार्टमेंट देणार, नाही तर ते बंद करा आणि तिथे लावणीचा प्रोग्राम ठेवा, मुजरा करने के लिए, डांस करने के लिए वहां पर हॉस्पिटल बंद कर दो। तुमको पता नहीं है हॉस्पिटल बनाते वक्त वहां पे क्या नाच गाने का प्रोग्राम होने वाला है, क्या फिल्म बनने वाली है, थिएटर बनने वाला है वहां पे? ये 2017 से है तो तुमने एक कर्मचारी वहां पर लगाए नहीं है। इसके बाद 200 बेड का वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो क्रांति चौक के ऊपर, जालना रोड के ऊपर। ये सब चीजें आप लोग को इसलिए बताना है कि ये सरकार आपकी चिंतित नहीं है, आपके बारे में फिक्र नहीं कर रही है। आपको तो वैसे भी मरने के लिए छोड़ी है, डेली आपके मरने का सिर्फ आंकड़ा दे रही है। जिंदा रहने के लिए अब हमको लड़ना है। ये 200 बेड का हॉस्पिटल 2013 के अंदर सैंक्शन हुआ था। 7 एकड़ जगह चाहिए था, 7 एकड़ जगह ये दे नहीं सक रहे थे। हमने विधानसभा के अंदर चिल्लाए, जब मैं आमदार था, मुद्दों को उठाए बार बार। मेरे साथ कई मर्तबा अंबादास दानवे ने भी है तो इस मुद्दे को उठाया, लेकिन 7 एकड़ जगह इनको नहीं मिल रही थी। जब किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही थी तो फिर मुझे फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालना पड़ा और कोर्ट से ये विनती करना पड़ा कि साहब ये पैसा आया हुआ है, ये हॉस्पिटल औरंगाबाद के लिए जरूरी है। तब कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया कि टाइम बाउंड प्रोग्राम के अंदर अब ये पूरा हो गया, उसका टेंडरिंग प्रोसेस हो गया, किसी को मिल भी गया है, वो काम मिल गया है। कोई एक दूसरा ठेकेदार कोर्ट में चले गया फिर से, नहीं साहब मेरे को ठेका क्यों नहीं मिला है करके। ये 2013 का प्रोजेक्ट है। ये पीडब्ल्यूडी वाले झक मरा रहे थे। पीडब्ल्यूडी मंत्री को यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह हॉस्पिटल कितना है, आरोग्य मंत्री को यह समझ में नहीं आ रहा है कि 200 बेड का हॉस्पिटल हमारे लिए कितना मायने रखता है करके। लीजिए और एक 300 बेड की आयुष मिनिस्ट्री ने 300 बेड का एक और एक हॉस्पिटल औरंगाबाद को दिया आयुष मिनिस्ट्री ने। ये कब का लेटर है? 7/11/2019 हम 21 के अंदर है। तो उसके अंदर ये लेटर आया था कि जिला रुग्णालय ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, औरंगाबाद, हिंगोली राष्ट्रीय आयुष अभियान कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्हा स्तरावर 30 खाटांचे आयुष्य रुग्णालयाबाबत एक नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किए कि यहाँ पर है तो आपको 30 बेड का हम एक हॉस्पिटल दे रहे हैं आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से, और इसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनाना है, ये प्रपोजल तैयार करना है और हमको लैंड की डिटेल्स फॉरवर्ड करना है। 2019 का। उसके बाद ये हुआ है कि 6/2/2020 6 फरवरी 2020, ये 2021 है, फरवरी चले गया है, यानी कि 1 साल 1 महीना हो गया है। इसके बाद ये आरोग्य विभाग जिला परिषद औरंगाबाद एक पत्र लिखता है जिला शल्य चिकित्सक, और उसको ये बताता है कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आयुष मिनिस्ट्री ने, ये 30 बेड का हॉस्पिटल है तो हमको सैंक्शन किया है, इसके लिए हमको जमीन की रिक्वायरमेंट है, आप फौरन हमको जमीन दें। कितनी जमीन चाहिए? आयुष रुग्णालयासाठी जागा उपलब्ध नसल्यास जिल्हा स्तरावर जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी म्हणजे औरंगाबाद मध्ये शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी किंवा जनतेस सोयीस्कर ठिकाणी 3 ते 4 एकर किंवा किमान 1 ते 2 एकर जागा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे। यामध्ये आयुष रुग्णालय इमारत बांधून वन औषधी उद्यान उभारण्यात येईल व अधिक जागेत अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे निवासस्थान बांधण्यात येईल। मैंने 2 मीटिंग्स के अंदर पालक मंत्री की मौजूदगी के अंदर दोनों मर्तबा ये डॉक्यूमेंट के साथ ये बोला कि साहब ये औरंगाबाद के अंदर ये 30 बेड का एक हॉस्पिटल आ रहा है जिसके अंदर सिर्फ आपको जगह देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरा पैसा हम लेकर आ रहे हैं,
तो ये 2 एकड़ जगह के लिए 2019 से लेकर 2021 तक आ गया है, अभी तक ये जगह के बारे में फाइनल नहीं हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे चीजें होने के बावजूद सरकार ये तो नहीं कह सकती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम ये कहां से करेंगे करके। वो सेक्रेटरी साहब जो थे जिन्होंने ये सवाल किया है, ये पगार कौन देना, तो हमारा ये सवाल है, इस बजट के अंदर 400 करोड़ रुपए बाल ठाकरे साहब के स्मारक के लिए दिए गए हैं। बजट के अंदर 400 करोड़ रुपए। तो आज इस राज्य के अंदर आपको क्या चाहिए? हॉस्पिटल चाहिए, और अगर हॉस्पिटल बन के इमारत तैयार है तो वहां पर डॉक्टर्स चाहिए, नर्सिंग स्टाफ चाहिए, दूसरे लोग चाहिए। अब हमारे सामने एक सवाल है कि या तो इनके लॉकडाउन को मानो, घर में बैठ जाओ, पीछे खामोश बैठो, बैठ जाओ, या तो खामोश बैठ जाए इनके लॉकडाउन को मानते हुए, और ये जो दावा कर रहे हैं कि नहीं हमको तुम्हारी चिंता है, तो अब हम तुमसे ये पूछ रहे हैं, इसके बारे में अगर आप चिंता कर लेते तो लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं रहती। आज अगर 2013 के अंदर तुमने जगह दे दिए होते तो आज 200 बेड का हॉस्पिटल हमारा तैयार हो गया होता। आज अगर सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के अंदर 219 लोगों का तुम अपॉइंटमेंट कर दिए होते तो हमको दर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ी होती उसमें। आज अगर 2019 के आयुष हॉस्पिटल के अंदर अगर किसी भी गरीब बस्ती के अंदर, किसी भी इलाके की गरीब बस्ती के अंदर अगर 30 बेड का हॉस्पिटल वहां पर अगर तैयार कर देते तो वहां पर हमारे को आज ये हालत नहीं होती है। ये हालत तुमने तैयार की है, सरकार ने तैयार किया है, और आज यही सरकार कह रहा है कि नहीं हमको तुम्हारी चिंता है, तुम घर में बैठो। अब हम घर में बैठेंगे नहीं। तुमने के जितना करना था, तुमको जितना समय देना था, 1 साल बहुत समय होता है। अगर तुम करना चाहते तो 1 साल के अंदर कर लेते। नरेंद्र मोदी साहब से सीखिए, या ऐसे मौके के अंदर नरेंद्र मोदी साहब का देखिएगा कितना अच्छा वो है उनका कि लोग मरे, जिनको मरना है मरे, कोरोना से मरे, कैसे भी मरे। मुझे लोकसभा की पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने का है, हजारों करोड़ रुपए की, और मैंने वो काम शुरू कर दिया हूं, और काम ऐसा शुरू करा हूं कि अक्टूबर 2022 तक, अगले साल दिन और रात 24 आवर्स वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग का काम शुरू है। आप अगर मर गए हैं तो आपकी क्या कीमत है साहब? आपकी जान की कीमत क्या है ये बताइए ना। आपके पास वेंटिलेटर नहीं है तो कोई चिंता नहीं है, हम तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर मुझे सौभाग्य मिलने वाला है मोदी जी की वजह से। जय हो मोदी जी आपकी। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, ये जनता क्या आपकी नहीं है? आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज देश की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? और अगर आप ये सब करेंगे और हमको कहेंगे कि नहीं तुम लोग घर में बैठ जाओ, लॉकडाउन करके बैठ जाओ करके, तो अब हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से। वैसे भी कोरोना जो है तो इलेक्शन के राज्यों में क्यों नहीं आ रहा है मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैं बिहार गया था, गुजरात गया, पश्चिम बंगाल, आसाम, वेस्ट बंगाल, तुम्हारा केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर कोरोना कहाँ गायब हो जाता है, क्या सेटिंग है? या तो मोदी साहब के साथ है या किसके साथ है पता नहीं है, लेकिन वहां पर नहीं होता है। आप वहां के विजुअल्स उठा के देख लीजिएगा। अमित शाह के साथ की रैली के अंदर विदाउट मास्क के उन्होंने भी घूम रहे हैं ट्रक के अंदर, ऐसा हाथ बताते हुए। वो हाथ ऐसा बता रहे हैं जो कैसे उल्लू बना रहा है मैं देशवासी हूँ, तुमको मास्क पहना रहा है और मैं यहाँ पे टहल रहा हूँ करके मेरी पार्टी के लिए। क्रिकेट मैच भी हो रहे थे, यहाँ पे फोटो आई है अभी, गवर्नमेंट के बहुत सारे अधिकारी जो है वो पूना के अंदर बैठ के तो मैच देख रहे थे करके। अब हम ये अगर सरकार अगर ये मांग कर रही है कि हमको लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरी है, तो साहब 150 आप फूड स्टॉल्स प्रशासन की तरफ से खोलेंगे। एक फूड स्टॉल एक एरिया के अंदर खोला जाए। आप कैसा बांटना है बांट लें, या तो पुलिस कमिश्नर साहब या कलेक्टर साहब या म्यूनसिपल कमिश्नर साहब कह लें कि नहीं 50 से हमारा क्या होगा, हम 150 पूरे हम खोल देंगे, आपकी मर्जी ये है, ये खोल देंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी भी लोगों के पास जाया जा रहा है, लोगों से इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी भी मांगा जा रहा है। इसके बारे में कुछ ना कुछ तो भी फैसला कर लें कि हम ये 10 दिन बैठेंगे तो हमारे घर का भी पंखा जलेगा, फिर आप लाइट का बिल बढ़ेगा, फिर आप आएंगे हमारे पास हम काट देंगे करके। जो छोटे मोटे दुकानदार है, वो छोटे मोटे दुकानदार को रोज है तो कहीं ना कहीं किराया देना पड़ता है। अगर किसी ने ये लिया है डेली के ऊपर भी देना पड़ता है, किसी को 300, किसी मुझे है तो कोई कन्नड़ से फोन करता है, कोई गंगापूर से, साहेब माझा दररोजचा 300 रुपये किराया भाडा मला द्यावं लागतं, मी 4 दिवस दुकान बंद ठेवली तर साहेब माझ्या सगळं महिन्याचा मी कशा पोट भरू करके। ये डेली इस तरह के फोन आते हैं। आप बंद कर रहे हैं, बंद करिएगा। ये लोगों का जितना भी बंद के पीरियड का किराया रहेगा वो प्रशासन अपनी तरफ से बेयर कर ले, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। आप तो एक छोटी छोटी चीज़ के लिए 400 करोड़ रुपए दे देते हैं, तो आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए इसमें।
ये सब जो मैंने आंकड़े बताए हैं कि जो वैकेंसीज है, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर हमारे से ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं, पूना में हमारे से ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं, लेकिन वहाँ के नेताओं ने वहाँ के हॉस्पिटल्स को पूरी तरह से तैयार करके रखा हुआ है। तो वो कहते हैं कि आपके पास तो कितने 1700-1800 निकल रहे ना, हमारे पास तो 5000 तक निकल रहे हैं, लेकिन हम लॉकडाउन नहीं करेंगे करके, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर हमारे मराठवाड़ा के ही, ये औरंगाबाद ही नहीं, मराठवाड़ा का दुर्भाग्य समझिए कि दोनों आरोग्य मंत्री जो है वो मराठवाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। एक अमित देशमुख साहब जिनके पास आरोग्य डिपार्टमेंट है, और दूसरे राजेश टोपे साहब जो हमारे पड़ोस के अंदर मराठवाड़ा के अंदर रहते हैं। तो दोनों आरोग्य मंत्री मराठवाड़ा के रहने के बावजूद भी अगर इतनी सारी पोस्ट अगर खाली है, तो अब आप बताइए हमने क्या करना। अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। और पिछले कल जब से ये नोटिफिकेशन निकला है, आप अगर लोगों की मांग अगर देखेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर